Hello everyone. In today's lecture we will continue with chapter number 10 of our history book and the title of the chapter is उपनिवेशवाद और देहात। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1.4 को स्टडी करेंगे और टॉपिक का टाइटल है जोतदारों का उदय। जोतदारों का उदय इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ज़मींदारों के ऊपर बहुत ही संकट की स्थिति छाई हुई थी। और दूसरी अगर हम बात करें देहात की, तो वहाँ पर धनी किसानों के जो समूह थे उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया था। फ्रांकिस बुकानन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिनाजपुर जो कि उत्तरी बंगाल में स्थित है उस जिले का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया। फ्रांकिस बुकानन ने सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि वहाँ पर दिनाजपुर में धनी किसानों का एक वर्ग है जिसे जोतदार कहा जाता था और ये जोतदार 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इनकी ज़मीनों का जो साइज़ था वो बढ़ने लग गया और कभी कभी तो इनकी जो ज़मीनें थी वो 1000 एकड़ में भी फैली हुई थी। ज़मीनों और खेती के साथ साथ ये जोतदार स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी पूरा नियंत्रण रखते थे और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के जो गरीब किसान थे उनके ऊपर भी अपनी शक्ति का व्यापक प्रयोग किया करते थे। इन जोतदारों की ज़मीन का जो काफ़ी बड़ा भाग होता था उसे बटाईदार, जिन्हें अधियार या फिर बरगादार भी बोला जाता है, तो ये ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी ज़मीन को खुद नहीं जोता करते थे। इनकी तरफ से वो किसान जिनके पास खुद ज़मीन नहीं थी लेकिन वो अपने हल लाते थे, खेत में अपनी मेहनत करते थे और जब फसल पक जाती थी तो फसल की कटाई करने के बाद उसकी उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति ज़मींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। रीज़न इसके पीछे क्या है? मेन कारण यही है कि जो ज़मींदार जो थे वो शहरी इलाकों में रहते थे लेकिन जो जोतदार थे वो गांव में ही रहते थे। इसीलिए जब भी कभी गरीब किसानों को किसी भी तरीके से कोई मदद की ज़रूरत पड़ती थी या फिर उनको कोई पैसे संबंधित से या फिर गेहूँ के संबंधित से, अनाज के संबंधित से अगर कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सीधे तौर पर जोतदारों से मदद मांगने के लिए जाते थे। ज़मींदारों को गांव से लगान इकट्ठा करना होता था जिसको हम जमा भी बोलते हैं और जब भी वो कभी वहाँ पर लगान इकट्ठा करने के लिए जाते तो जोतदार उनके प्रयत्नों को हमेशा ही विफल कर देते। ज़मींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते और जो रायत मीन्स जो किसान उनके ऊपर निर्भर रहते थे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते और एकजुट होकर उन ज़मींदारों को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते। तो बच्चों बहुत सारे कारण थे कि आखिर ये ज़मींदार अपने राजस्व का भुगतान करने में क्यों चूक जाते थे। तो इनमें यही है कि कई बार जानबूझकर और कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी तो उसके चलते भुगतान में भी देरी हो जाती थी। सच तो ये है कि जब राजस्व का भुगतान ना किए जाने पर ज़मींदार की जो भूमि थी, जो भू संपदा थी, उसको नीलामी पर डाल दिया जाता था। वैसे तो हमने ये देखा कि जब ज़मींदार अपनी ज़मींदारी से लगान है उसको नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था और जिसके चलते उनमें जो ख़रीदार होते थे वो उनके खुद के ही नौकर या ऑफिसर्स होते थे, अफसर होते थे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी पाया गया कि अक्सर जोतदार ही उनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जो जोतदार थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर
उभर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार भी बोला जाता था, किसी जगह पर उनको गांटीदार भी बोला जाता था या मंडल भी कहते थे। और उनके उदय से ज़मींदारों का जो अधिकार का कमज़ोर पड़ना अवश्यभावी था कि ये निश्चित ही था कि जिस तरीके से इन धनी किसानों ने, जोतदारों ने अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को भारत बंगाल के उत्तरी भाग में इतना मजबूत कर लिया था और किसानों में भी उन्होंने अपना प्रभाव बहुत जमकर बना लिया था। अब इसके चलते ज़मींदारों की जो स्थिति थी वो फीकी पड़ने लग गई थी। स्टूडेंट्स 1.5 टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि क्या ज़मींदारों ने अपनी इस स्थिति को कबूल कर लिया था कि अगर वो लगान देने में चूक जाते हैं तो उनकी ज़मींदारी की नीलामी होना तय था, या फिर उन्होंने कुछ और तरीके अपनाए जिसके चलते वो अपनी भू संपदा को बचा सके। तो यही 1.5 टॉपिक है हमारा, ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी, राजस्व की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी और भू संपदा को बचाने के लिए, नीलामी की समस्या को से निपटने के लिए इन ज़मींदारों ने बहुत सारे रास्ते अपना लिए, बहुत सारे हथकंडे अपना लिए और नई सिचुएशन में, इस नई स्थिति में उन्होंने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए। तो सबसे पहला तरीका जो रणनीति उन्होंने अपनाई वो थी कि फर्जी बिक्री। और इस हथकंडे में उन जो खरीदार होते थे वो उनके ही नौकर होते थे या फिर उन्हीं के ही ऑफिसर्स होते थे। तो बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि जो संपत्ति स्त्री के नाम पर होगी उसकी नीलामी नहीं की जाएगी, उसको छीना नहीं जाएगा। अब इन ज़मींदारों ने और भी बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाए अपनी इस भू संपदा को बचाने के लिए। जैसे कि जब भी कभी ये नीलामी होती तो एजेंट जो थे वो इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा जोड़ तोड़ किया करते थे। कंपनी की राजस्व की मांग को जानबूझकर रोक लिया जाता था और भुगतान ना की गई जो बकाया राशि थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती थी। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो ज़मींदार के आदमी ही उसके खरीदार होते थे और वो ऊंची ऊंची बोलियां लगाते थे। और आगे चलकर जब उनको बोला जाता था कि अब इस बहुत ज़्यादा बोली लग गई है, अब इसका और कोई खरीदार सामने नहीं आ रहा है, तो आप इस भू संपदा को खरीद लो, तो ऐन मौके पर वो भू संपदा के लिए राशि को अदा करने से मना कर दिया करते थे। जिसके चलते बच्चों ये होता था कि उनकी जो ये प्रक्रिया है नीलामी की, ऊंची ऊंची बोली लगाकर नीलामी करने की जो प्रक्रिया है वो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया जाता था, जिसमें फिर से एक बार बोली लगाना और ऊंची ऊंची बोली लगाना और ऐन मौके पर राशि अदा करने से मना कर देना। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रक्रिया थी इसे बार बार रिपीट किया जाता था और जब रकम अदा करने की बारी आती तो ऐन मौके पर ज़मींदार के जो एजेंट्स होते थे, जो इस नीलामी की प्रक्रिया का एक बहुत ही बड़ा भागीदार होते थे, वो रकम अदा करने से मना कर देते थे, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता था कि ये प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता था और नीलामी के जो लोग वहाँ पे उपस्थित होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हो गए और नीलामी के समय में जो बोली लगाने वाले लोग आते थे, जो उसके खरीदार आते थे, वो थक जाते थे और जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस भू संपदा को बहुत ही कम कीमत पर ज़मींदार को ही बेचना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये जो
भू संपदा थी वो ले देकर जमींदार के पास ही आ जाती थी। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करते थे और इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही इस मामले में इकट्ठी की गई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। अगर हम सन 1793 से 1801 के बीच की बात करें तो बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिसमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां करी। बेनामी मीन्स गुमनाम, बिना नाम की। अब यहाँ पर बेनामी शब्द का जो इस्तेमाल है वो हम हिंदी भाषा में करते हैं और साथ के साथ और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो बेनामी का ये मतलब है कि इसमें जो असली तौर पर फ़ायदा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो रहा है और जो शख्स इस नीलामी में शामिल है उसका होना यहाँ पर महत्वहीन है, क्योंकि सही रूप से जो फ़ायदा है वो किसी और को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अनेक बेनामियां खरीदारी की गई जिसमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई और नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से जो 15% जो सौदे किए जाते थे वो सब फर्जी होते थे, वो सब नकली थे। ज़मींदार लोग और भी कई तरीक़ों से अपनी ज़मींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जैसे जब भी कोई बाहर का व्यक्ति नीलामी के समय पर ज़मीन को खरीदने के लिए आता तो उसे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उसे कब्ज़ा नहीं मिल पाता था। कभी कभी ज़मींदार के ही खुद के बॉडीगार्ड्स होते थे, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति होते थे जो अपने हाथ में लाठी या डंडा रखते थे और ऐसे लोगों को लाठियाँ मार पीट कर वहाँ से भगा देते थे। और कई बार ऐसा होता था कि पुराने जो रायत थे, रायत मीन्स किसान, वे बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों को ज़मीन की इस नीलामी की प्रक्रिया में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने ज़मींदारों से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उनके प्रति अपनी वफादारी का पूरा नमूना प्रस्तुत करते थे और ये मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है और ये जो गरीब रायत है ये उनकी प्रजा है और जब कभी भी उसकी प्रजा को उनकी ज़रूरत होती है तो उनकी अन्नदाता उनकी मांगों को पूरा करता है। ज़मींदारी की बिक्री से उनके तारतम्य का मतलब है उनका जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी जो पहचान है और ज़मींदारों का जो गौरव है उसको धक्का पहुंचता था। इसलिए ज़मींदार आसानी से अपनी ज़मीनें खोना नहीं चाहते थे, बल्कि हमेशा से ही उसको बचाने की कोशिश करते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो ज़मींदार 1790 के दशक की तकलीफ़ों को झेलने में सफल हुए उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया, उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत बना लिया। राजस्व के भुगतान के संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया, जिसका असर ये निकला कि गांव पर ज़मींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन 1930 के दशक में आते आते पूरे विश्व में घोर मंदी का दौर चल रहा था, जिसके चलते एक बार फिर से ज़मींदारों की जो हालात थे, जो भी उनकी हालात में सुधार हुआ था, वो एक बार से फिर से बिगड़ गए। और अगर हम बात करें जोतदारों की, तो जोतदारों ने अपने पाँव देहात में बहुत अच्छे तरीके से जमा लिए थे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।